तो गाइज़ आपने काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया है वीडियो का आने का कि कब तक वीडियो आएगी। तो सबसे पहले आज मैं वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक होंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑफ केबीएस स्टाफ। अब इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में हम जानेंगे कि आपकी जॉइनिंग में आपकी जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आने वाला है आपकी जॉइनिंग में इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का। दूसरी चीज़ बात करेंगे हम सैलरी कंपोनेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सैलरी कितनी आने वाली है और कितनी नहीं आएगी, बट उसके कंपोनेंट मैंने डिस्कस किए थे तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना है। उस कंपोनेंट्स में आपको कुछ और ऐड ऑन करना है और कुछ घटाना भी है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे हम रिजल्ट और नोटिफिकेशन की, रिजल्ट कब आने वाला है एएसओ एंड एसएसए, बाकी जेएसए एंड पीआरटी वगैरह के सारे रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसफ़र पॉलिसी की। केबीएस के एम्प्लॉई जितने भी हैं अभी उनके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन स्टार्ट आई है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, हमारे लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इस पॉलिसी को मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका फ़र्क पड़ेगा। वो क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर हम इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें तो इसमें जो मोटी मोटी बातें, जो मेन मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो हमारी ज्वाइनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। और हम ज्वाइनिंग करते हैं तो भी इफेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो भी इन पर फ़र्क पड़ेगा। तो आइए जानते हैं मोटे मोटे इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं वो जानते हैं। ठीक है, बने रहना वीडियो में एंड तक। लास्ट में हम सैलरी के कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हमको पता चल जाए कि आपको जॉब ज्वाइन करने से कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आपको पता चल जाएगा आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सारी चीज़ जानने के बाद मेरी वीडियो पहले वाली, इससे पहले वाली वीडियो, उसको देखने के बाद, ये देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी मैंने, वो थी क्या ड्यूटीज़ और क्या आपको वर्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी आपको जॉब ज्वाइन करने के बाद से ही। बट मैं कुछ और आज ऐड ऑन करूँगा आप, जिससे आपको जानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिसी में आएंगे। ये मेन मेन पॉइंट्स हैं जो सब उनके लिए हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए एक्टिव स्टे क्या बोला जाता है कि एक्टिव स्टे का मतलब क्या होता है कि जो 30 दिन से ज़्यादा या नॉर्मल स्टेशन में, या 45 दिन से ज़्यादा या हार्ड स्टेशन में, इस तरह से अगर उन्हें स्पेंड कर लिया तो वो एक्टिव स्टे माना जाता है। ये एज ऑन 1 जुलाई को काउंट होगा। ठीक है, 1 जुलाई को, किसी भी साल के 1 जुलाई को ये काउंट होगा। तो इस तरह की ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले भी थे, अब ये इनको थोड़ा सा एड ऑन कर दिया है, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, मेन मेन पॉइंट जो हमारे लिए है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, ये कमिश्नर के हैं, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर के हैं। और अगर कुछ डेथ ऑफ फैमिली में, किसी पर्सन की फैमिली में डेथ हो जाती है तो ये सब चीज़ें उनके लिए हैं, हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर हम जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हम इसको डिटेल में, हमारे लिए फ़र्क पड़ेगा। बट हम न्यू ज्वाइन होंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोकेशन लोकेशन वाइज भी फ़र्क पड़ेगा और मेडिकल ग्राउंड से भी फ़र्क पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की पॉलिसी अगर आप उसके के भी इसके साइट पर जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी, बट आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। उसके लिए मैं मेन मेन पॉइंट आपको बताने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक, प्रायोरिटी से स्टेशन में कितने साल बिताना है, कितने साल नहीं बिताना है, कितनी आपको प्रायोरिटी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, सारा उसके बेसिस पे है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कोई मेन चीज़ नहीं है आपके लिए। जो मेन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिक प्रिंसिपल रूल्स ये हैं। ठीक है, आपको क्या इसमें फोकस करना है, साफ साफ लिखा हुआ आपके लिए, देखो। आर लाइबल टू ट्रांसफर एंड पोस्टेड एंड वेयर इन इंडिया। ठीक है, मतलब जब ज्वाइन करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पे आपको पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक, द फोकस विल बी मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब मेन फोकस रहेगा उनका कि स्टाफ कम ना पड़े, बच्चों के पढ़ाई में फ़र्क ना पड़े। ठीक है, दूसरा है कैन नॉट बी क्लेम एज मैटर ऑफ राइट। अगर आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट देते हैं तो ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं बोला जाएगा, आपको जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तीसरा चीज़ है क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी स्टे ईटीसी। जो भी, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी वो 30 जून पर ही काउंट होगी। 30 जून के बाद या 30 जून की डेट पर ही काउंट होगी। ये इस बार पॉलिसी में चेंज हुआ है। ठीक है, केबीएस बिल इनवाइट एनुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब जब पोर्टल ओपन होगा तो वो सबके लिए एक साथ में ओपन होगा और वो ऑनलाइन मोड के लिए इन्विटेशन देगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
वैसा नहीं कभी भी मन चाहे उठा के आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम दिया जाएगा, इस टाइम पे आपको अप्लाई करना है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर सबमिशन ट्रांसफर एप्लीकेशन विल बी दैट ऑफ एम्प्लॉय, द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड एम्प्लॉय फर्दर वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ उनके थ्रू होगा, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके थ्रू होगा। अगर आपने सबमिट किया है तो उसके थ्रू होगा। फिर पांचवा रूल जो ये है, ये कहता है कि अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एम्प्लॉय एलिजिबल टू ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन टेन्योर, मतलब अगर आपने टेन्योर कंप्लीट कर दिया है और नहीं भी किया है और आप तब भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी में होंगे, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपको टेन्योर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी और एमडीजी और ये सब के लिए आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तभी आपको कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज आपको टेन्योर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब टेन्योर की बात करेंगे, टेन्योर है कितना। ठीक, द एम्प्लॉय नॉर्मल स्टेशन में 5 साल उनको बिताना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव चेंज इन कैडर एक्सटेंडेबल टू 10 ईयर्स, अगर उसको 5 साल तो नॉर्मल कैडर को बिताना ही पड़ेगा नॉर्मल स्टेशन में, बट अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़ गई या उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे उनको अगर उसे होल्ड किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, तो मैक्सिमम उनको 10 ईयर्स, जैसे नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं होता है 5 साल तक, किसी वजह से रह जाता है तो उनको 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और जो हार्ड स्टेशन बोला जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या फिर कारगिल टाइप के हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर टाइप के, नॉर्थ ईस्ट एरिया टाइप के हैं, तो वहाँ पर 3 साल का हार्ड स्टेशन माने तो पहले 2 साल का होता था, 2 साल और 3 साल, अब इन्होंने बढ़ा के 5 साल और 3 साल कर दिया है। ठीक है, अगर मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मैं दे रहा हूँ उसमें से कुछ भी अपडेशन होने में आपको या कुछ पॉइंट मैं छोड़ दे रहा हूँ या कुछ पॉइंट गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, डिस्क्लेमर के तौर पर ले लेना। जो पॉलिसी में है वही बता रहा हूँ कि पहले पॉलिसी क्या थी, अभी की जो पॉलिसी लेटेस्ट वाली वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, द एक्सटेंड पॉसिबल नॉन टीचिंग स्टाफ अप टू एसओ। ठीक है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है एसओ लेवल तक विल बी एक्सपेक्टेड टू सर्व एटलीस्ट 1 टेन्योर इन, जो एसओ मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, जैसे कि मतलब एसओ से ऊपर अप टू एसओ लेवल नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको एक ना एक बार केबीएस हेडक्वार्टर में या रीजनल ऑफिस में, आरओज में या जीट जो होते हैं सेंटर होते हैं, उन पे एक टेन्योर उनको बिताना ही बिताना है। ठीक है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए ज़रूरी नहीं है, नॉन टीचिंग के लिए ज़रूरी है ये। ठीक है, जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो हम नॉन टीचिंग स्टाफ में आएंगे तो हमें एक ना एक बार ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जो मेन बात मैंने बता दी है, फिर और उससे मेन बात में आ जाते हैं हम। ठीक है, एज पर आज ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय टू ए स्टेशन अंडर स्पाउस कैटेगरी इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। अगर किसी को स्पाउस ग्राउंड पे, जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनमस बॉडी में या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पे हैं तो वो कंसिडर किए जा सकते हैं, बट उसके लिए वहाँ पर वैकेंसी होनी चाहिए जहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर अब वैकेंसी है तो ही, एलिजिबल है तो ही तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या पैरामीटर देखे जाएंगे, वैकेंसी देखी जाएगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, स्टेशन से सीनियोरिटी देखी जाएगी और एप्लीकेबल पैरामीटर्स जो भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। एंड 11th पॉइंट है, स्टे फॉर पीरियड ऑफ 5 years इन नॉर्मल स्टेशन शैल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं और 5 साल उनको एक नॉर्मल स्टेशन में हो चुके हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑर्डर, ये तो आपको पता ही किसके थ्रू ऑर्डर आएंगे और मॉडिफाई किए जा सकते हैं, वो सारे कुछ हायर अथॉरिटी के। नो ट्रांसफ़र विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम नवंबर टू मार्च। इन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि नवंबर से लेके मार्च, ये पीक आवर होता है टीचिंग स्टूडेंट का। ठीक है, नवंबर से मार्च तक वो कोई अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। नवंबर टू मार्च, नवंबर से लेके मार्च तक कोई भी अप्लाई नहीं करेगा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, एक्सपेक्ट केसेस कवर्ड इन पॉइंट 3 पार्ट 1, और जो पार्ट जो मैंने बताया था ना ऊपर, को स्पेशल कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी वगैरह वगैरह, उनके लिए वो एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी, कैसे एप्लीकेबल होंगे। 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला पार्ट 1, पार्ट बी। ठीक है, इसमें पीजीटी टीजीटी जो जितना टीचिंग स्टाफ है वो सारा और नॉन टीचिंग स्टाफ अप टू द एएसओ, वो पार्ट ए में आते हैं। और पार्ट बी में क्या क्या आएंगे, जितने हायर अथॉरिटी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर, जीट, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव और
फाइनेंस ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर, सारे हाई अथॉरिटी के, सारे यहाँ तक कि जो कि लेवल बी मतलब पोस्ट जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है उससे ऊपर, और ग्रुप बी से लेके ग्रुप ए तक के जितने भी आते हैं वो पार्ट बी में आते हैं, और ए वाले में पीजीटी, टीजीटी और अपने नॉन टीचिंग स्टाफ, हेडमास्टर, लाइब्रेरियन सारे इसमें आते हैं। अब इसके हिसाब से रूल उन्होंने अलग से बनाए हैं। ठीक है, अब हम नॉन टीचिंग वाले हैं तो नॉन टीचिंग को देखेंगे, और जो टीचिंग वाले हैं वो टीचिंग वाले को देख लेंगे। पार्ट ए के लिए 2 टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, 2 टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड और ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट दोनों चीज़ें हम समझ लेंगे किस किस बेस पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे सरप्लस स्टाफ हो गया या किसी में ज़्यादा कम पड़ गया तो वहाँ पर से किसी स्टाफ को उठाना हो तो वो भी सीनियरिटी बेसिस पे होगा। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट बोली जाती है। ठीक है, अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो उनका इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, फिर मेथड ऑफ टू रीअप्लाई रीडिप्लॉय सरप्लस स्टाफ, अगर किसी को करना है इंट्रा रीजनल रीडिप्लॉयमेंट करना है स्टाफ का तो उसके लिए अलग ट्रांसफ़र पॉलिसी है। अब जो मेन हमारी पॉलिसी वो बता देता हूँ मैं, ट्रांसफ़र अंडर 42 हार्ड प्रायोरिटी NER नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो जो 40 साल से कम है, जो जितने भी ज्वाइन करेंगे अभी न्यू ज्वाइन करेंगे वो सब 40 साल से कम होंगे, इवन 35 साल से कम होंगे, 35 साल की लिमिट थी तो 35 साल से कम होंगे, तो उनको एक ना एक बार नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उन पर जाना ही जाना पड़ेगा उनको पोस्टिंग, या फिर प्रायोरिटी जो स्टेशन है वहाँ पर जाना पड़ेगा, या फिर हार्ड स्टेशन है वहाँ पर उनको एक बार टेन्योर बिताना ही पड़ेगा। ये पॉलिसी में आ चुका है। ये हो गया चाहे कोई भी हो गया, वो एक ना एक जो टेन्योर है उनको 3 साल उनको बिताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पॉलिसी के अंदर आ चुका है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इनको एक टेन्योर वहाँ पर स्पेंड करना ही पड़ेगा। लिखा है नॉट सर्व टेन्योर इफेक्ट ट्रांसफर मेल एम्प्लॉयज़। ठीक है, मेल एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली सेल इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ हु आर बिलो 40 years ऑफ एज एंड हैव नॉट सर्व ए टेन्योर एट हार्ड NER प्रायोरिटी स्टेशन टू फिल अवेलेबल वैकेंसीज इन हार्ड NER एंड प्रायोरिटी स्टेशन। ठीक है, ये सारे उसी के थ्रू हो रहे हैं। और जो फीमेल के लिए है वो बिलिंग है, उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। बिलिंग फीमेल एम्प्लॉयज़ shall also be considered for transfer to hard NER and प्रायोरिटी स्टेशन आफ्टर completion of tenure at the present place of posting. Thus transfer will be treated as एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। तो मेन जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी मैंने ये बता दिया। अब देख लेते हैं टेन्योर कितने कितने साल का है, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पर जाएंगे अपने। सेकंड टॉपिक हमारे क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा सैलरी था। अभी हम टेन्योर ट्रांसफ़र इन सब की बात कर ही ली है, मोटा मोटा मैंने बता दिया है क्या क्या रूल है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर टेन्योर। टेन्योर में क्या क्या आपको पता ही है। ठीक है, टेन्योर इन हार्ड स्टेशन NER 3 साल का होता है, सबका 3 साल का है। जिसका टेन्योर हार्ड स्टेशन NER स्टेशन है और उनका अलग से पॉइंट जोड़ेंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो पॉइंट काउंट होते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट काउंट जिन्हें बोलते हैं DC, डिस्प्लेसमेंट काउंट्स, तो उनके पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने हार्ड स्टेशन में टाइम बिता लिया 3 साल एक टाइम में बिता लिया उसके पॉइंट मिलेंगे, और नॉर्मल स्टेशन में इतना। टीचिंग जो टीचर्स अप टू द पोस्ट ऑफ TGTs, जितने भी टीचर्स हैं उनका नॉर्मल स्टेशन में 5 साल है मिनिमम, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन अप्लाई है। स्टार लगा हुआ है, उनको ज़्यादा भी रोका जा सकता है, उनको कम भी किया जा सकता है, स्टार लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सेक्शन ऑफिसर इन सबको 5-7 साल बिताना है। डिप्टी कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ जाइट उनको 3 साल ही नॉर्मल स्टेशन में भी और हार्ड स्टेशन में भी। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है अप टू द ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सब स्टाफ से लेके उनको सबको 3 साल और 5 साल का एक हार्ड स्टेशन और नॉर्मल स्टेशन में इसका टेन्योर दे रखा है। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें देख ली है, और इन सब चीज़ों को आगे की इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं बता देता हूँ कि जो पॉइंट टेबल कैसे काम करती है, पॉइंट टेबल क्या क्या जुड़ेगा, इसके ऊपर भी हम ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि ये ज्वाइन करने के बाद जब हम ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद ही हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी आपको अगर मोटे मोटे देखना है तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आपने एक्टिव स्टे कर लिया है 30 जून तक इनकम्प्लीट इररेस्पेक्टिव ऑफ कैडर पीरियड ऑफ एनी एब्सेंस आल्सो काउंटेड फॉर दिस पर्पज एंड दिस पूरा है ये। और उसमें कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, अगर एक टेन्योर बता लिया तो 2 पॉइंट, और एक साल के लिए दो पॉइंट काउंट हो जाएंगे।
3 साल बिता लिया, दूसरे साल बिता लिया 4 हो जाएंगे, 3 साल बिता लिया तो 6 हो जाएंगे, 6 काउंट हो जाएंगे ऐसे, 5 साल बिता लिए तो 10 हो जाएंगे, इस तरह से काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और अंडर 40 अगर आप हैं और आपने हार्ड स्टेशन में बिता लिया है तो आप भी उसके लिए यहाँ पर वाई टिक कर देंगे। तो ये सब टाइम टेबल है। तो इतना इतना आगे तक नहीं जाएंगे हम। अब लास्ट में हम देख लेंगे कि हार्ड स्टेशन में कौन कौन से होते हैं। कई लोग तो वहीं से बिलोंग करते होंगे, तो उनको अगर पोस्टिंग वहीं पे मिल जाती है तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। वो हार्ड स्टेशन के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि भैया हमें हार्ड स्टेशन भेजो। ठीक है, अब ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ हार्ड स्टेशन। ठीक है, लिस्ट ऑफ हार्ड स्टेशन में कौन कौन से आते हैं एज ऑफ नाउ 30 जून 2023 तो लिस्ट निकली है ये। और उसमें हार्ड स्टेशन में कौन कौन से आते हैं, एएफएस समाना, नलिया, ओखा पोर्ट और बेंगलुरु, डोनियल मलाई, बेंगलुरु, गलई, जुब्बा, ये सारे। इसमें से आप लिस्ट देख लेना आपके हार्ड स्टेशन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, फिर हार्ड स्टेशन कम से कम कितने हैं, 77 हार्ड स्टेशन है। उसके बाद आते हैं एनईआर, जो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन है, उसमें से कौन कौन से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश 78 स्टेट आते हैं जिनके ये जहाँ जहाँ केवीज हैं ये सब आते हैं। ठीक है, ये सारे एनईआर में आते हैं। आसाम हो गया, ठीक, उसके बाद मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। मेरे कई लोग जो यहाँ पर वीडियो को वॉच करते हैं, साथ में उन लोगों से मिला भी हूँ, नागालैंड सिक्किम के हैं। अगर उनको एनईआर रीजन उनको बिताना हुआ तो वो अपने होम टाउन में भी बिता सकते हैं, तो वो हार्ड स्टेशन ही कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं हार्ड स्टेशन और प्रायोरिटी स्टेशन बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जिसके लिए मैंने बताया था कि जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी ट्रांसफर पॉलिसी। हम डिस्कस कर दिया, यानी कि आपको 3 साल हार्ड स्टेशन में और 5 साल आपको वहाँ पर बिताना ही बिताना है। ठीक, अगर आपकी पोस्टिंग हो गई, अभी आप दिल्ली में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग नॉर्थन या फिर साउथ में हो गई, कहीं पर भी हो गई, तो मुझे अगर वो हार्ड स्टेशन में आए तो मुझे 3 साल वहाँ पर बिताना है। उसके बाद ही मैं रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। अगर मेरी वाइफ वर्किंग होगी और मुझे रिक्वेस्ट लगानी होगी तो उस बेस पे भी 3 साल के बाद ही कंसिडर की जाएगी। और नॉर्मल स्टेशन में किसी की होगी तो उसको 5 साल वहाँ पे करना होगा, उसके बाद इसकी रिक्वेस्ट लगेगी। ये इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, और अगर स्पेशल केस होगा तो उसमें किसकी परमिशन लगेगी, कमिश्नर की, हेडक्वार्टर कमिश्नर की परमिशन लगेगी। अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर वो रिक्वेस्ट इनकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सैलरी कॉम्पोनेंट। सेकंड जो टॉपिक था हमारा सैलरी कॉम्पोनेंट। सैलरी कॉम्पोनेंट में कुछ एडिट करना था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज उठाया यहाँ पर। हाँ, तो सैलरी अगर हम बात करते हैं एलडीसी की, ठीक है, ग्रॉस हमने कितनी निकाली थी, ठीक, ग्रॉस निकली थी ये 36,127 ग्रॉस निकली थी, लेकिन ग्रॉस इससे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो जितने भी कंपोनेंट्स मैंने दिखाए हैं वो एक मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ में कई कंपोनेंट ये ऐड होते हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉय, ठीक है, वेलफेयर में फंड 60 रुपये करीब करीब जुड़ता है, ये कटता है आपके अकाउंट से, कटता है 60 रुपये कटेगा एम्प्लॉय वेलफेयर। अगर जिसने क्वार्टर ले रखा है, ठीक है, तो उसका क्वार्टर के कैटेगरी के हिसाब से उनका 200-300 रुपये वो भी कटता है। ठीक है, अगर आदमी क्वार्टर ले ले तो आपको एचआरए हट जाएगा, आपको एचआरए नहीं मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद अब आपकी 137 बेसिक हो रही है। अब 14% बेसिक का 14%, ठीक है, बेसिक का 14% भी आपका और जुड़ेगा ग्रॉस में। सैलरी दिखेगी ज़्यादा, 19,900 इंटू 14% कितना आ रहा है, 27,86। ठीक है, ग्रॉस में ये और जुड़ेगा तो हमारी ग्रॉस कितनी हो जाएगी, 36,127। ये मैं लास्ट टाइम नहीं बताया था, अब मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, इसमें हम ग्रॉस में जोड़ देते हैं 36,127, ये हो जा रही है हमारी ग्रॉस 38,913। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस हो जा रही है। अब इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, दिखने को सैलरी ग्रॉस हमारी ज़्यादा दिखेगी लेकिन सैलरी आएगी इतनी ही। ठीक है, क्यों होता यूँ है कि जो एनपीएस हमने यहाँ पे काटा है, ये एनपीएस, ठीक है, ये मैनेजमेंट शेयर का काटा हमने 14%। ठीक है, मैनेजमेंट का जो 14% जो काटा है हमने, ठीक है, ये जोड़ा है हमने, इसमें हमारा भी तो एनपीएस है। ठीक है, हमारा भी एनपीएस है, तो मैंने यहाँ पर 14% इसका कर लिया है और 10% इसका
वो कटेगा एनपीएस से। तो डिडक्शन में हमारे हमारी जितनी भी ग्रॉस होगी उसमें से हमें 24% घटाना है। ठीक है, 38 और 10% ये 10% हमारा खुद का शेयर, वो सब घटा के होता है 24%। 10 + 14 ये एनपीएस हमारा जुड़ेगा उसमें ग्रॉस में, फिर जोड़ के हो जाएगा 24%। 24% हमारा ग्रॉस में से कटेगा, उसके बाद ही नेट सैलरी आएगी। ठीक है, अगर इनकम टैक्स बनता है तो इनकम टैक्स भी कटेगा, उसके बाद हमारी सैलरी आएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ तक तो बनेगी नहीं, क्योंकि हम उसमें हमारी सैलरी होती है वो 5 लाख से कम हो जाएगी। तो अगर 5 लाख से कम है तो डिडक्शन ऑलरेडी रहेगा। इस तरह से ये इसमें कंपोनेंट रह गया था जो मैंने बताना सोचा कि सही करके बता दूं आपको, कि लास्ट टाइम हमने बताना छूट गया था। ठीक है, अभी और देख लेते हैं, अगर किसी को डाउट रहेगा फिर भी देख लेते हैं कि हमारी ग्रॉस कितनी बन रही है। अभी इसमें कंपोनेंट क्या क्या जुड़े हुए हैं, डीए जुड़ा है, एचआरए जुड़ा है। ठीक है, और क्या जुड़ा है हमारा, मेन कंपोनेंट मैंने इसमें जोड़ दिए हैं जो कि आपको नेट सैलरी में एड ऑन होकर मिल रहे हैं। अब इसमें 14% मैनेजमेंट शेयर जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बन गई 46। अब इसमें 10% और जुड़ेगा। ठीक है, 10% हमारा 25,500 का 2550 हो जाएगा 10%। ठीक है, 2550 हम इसमें और जोड़ देंगे, जो कि हमने एनपीएस नहीं जोड़ा है, ये मैनेजमेंट शेयर जोड़ा है। तो 46,700 में हम 2550 जोड़ देंगे। ये हमारी जो ग्रॉस हो जाएगी इस टाइम पे। अगर हम 10% एनपीएस अपना अपना जोड़ देंगे, देखो 10% हमारा जो पर्सनल शेयर होता है, ओन शेयर जिसे बोलते हैं एनपीएस का। ठीक है, और एनपीएस का जो मैनेजमेंट शेयर होता है वो 14% होता है। ठीक है, जिसे मैनेजमेंट शेयर बोलते हैं, टोटल होता है 24%, और हमने यहाँ जोड़ा है सिर्फ 14%। ठीक, 10% मैंने जोड़ना मतलब छूट गया, कॉम्पोनेंट बताना आपको छूट गया। तो 10% और जुड़ेगा तो ये हो जाती है हमारी जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी हमारी 49,319। ठीक है, ग्रॉस हो जाएगी 49,319, और उसमें से हमारा ये भी कट जाएगा और 2550 भी कट जाएगा। नेट सैलरी इतनी आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि जो बैंक होते हैं, बैंक या अदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें जो एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर होता है वो जुड़ता है। बट बैंक में ये जो मैनेजमेंट शेयर है वो यहाँ पे सैलरी में नहीं दिखता है। जैसे कि हमारी अगर ग्रॉस अगर 52 है तो उसमें से सिर्फ क्या कटेगा, जो एनपीएस होगा हमारा ओन शेयर 10% है वही कटेगा बस। वो जो मैनेजमेंट शेयर है वो हमें सैलरी में नहीं इंक्लूड होता है, वो नहीं दिखता है, वो हमारे जस्ट डायरेक्ट एनपीएस अकाउंट में जुड़ता है। यहाँ पर हमारी सैलरी में वो नहीं दिखेगा। मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई है अपनी सैलरी वाली, उसमें देख भी सकते हैं कि मैं फर्स्ट सैलरी करके मैंने दिखाया है एक वीडियो। ठीक है, उसमें 40-50 हज़ार करके व्यूज़ भी हैं, तो उसमें देख लेना आपकी कितनी सैलरी की क्या क्या कॉम्पोनेंट है, उसमें कौन कौन से जुड़ते हैं कौन कौन से नहीं जुड़ते हैं। उसमें मैनेजमेंट का ओन शेयर नहीं जुड़ता है। तो हमारी ग्रॉस दिखाने को इतनी होगी, इसमें से हमें कट पिट के मिलेगा कितना। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मैंने शो कर दिया है एसएसए के लिए। ठीक है, अब जिसकी सैलरी भैया 50-55 हज़ार आ रही है और वो यूडीसी एज ए केवीएस एसएसए ज्वाइन करेगा, तो उसका सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा वो खुद देख लें। आपकी लोकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी सही से वो खुद देख लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप इतना लॉस बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर आप प्रेशर को नहीं चाहते हैं कि प्रेशर मिले, तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ लास्ट में फैक्ट बताऊंगा, एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगा लास्ट में। ठीक है, प्रो टिप देखने के लिए वीडियो में बने रहे। अभी हम रिजल्ट की नोटिफिकेशन की बात करेंगे। जिस कंपोनेंट को जो छूट गया था वो उसके लिए मैंने बता दिया कि कैसा होता है। यहाँ पे सेकंड दिखाने की सैलरी ज़्यादा होती है, मिलने की कम होती है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट में, सैलरी नोटिफिकेशन, और लास्ट में दूंगा एक प्रो टिप कैसे ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था रिजल्ट नोटिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है भैया, इसके लिए हर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसके लिए ही वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले
जेएसए, केबीएस जेएसए का रिजल्ट कब आएगा? देखो इसके लिए कोई ना ही इसमें कोई रेट लगी है, ना ही कोई रोक लगी है, ना ही कोई केस पेंडिंग है, ना ही कुछ है। इसका डीबी का रिजल्ट आने वाला है मिड जुलाई तक, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मिड जुलाई तक अगर नहीं आया तो उसके नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। इसका भी बहुत ज़ोर से तैयारी चल रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं पीआरटी के। पीआरटी के रिजल्ट की बात करते हैं। पीआरटी रिजल्ट का भैया कोई कुछ नहीं कह सकता है। बहुत मतलब ये कहते नहीं, पसूड़ी पसूड़ी लग गई इसको। इसमें केस चल रहा है। ठीक है, केस चल रहा है। कब इसका केस सॉल्व होगा? जब केस सॉल्व होगा तो नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि केस सॉल्व हो चुका है। अब रिजल्ट आने की संभावना कब तक है? वैसे भी इनकी वैकेंसी मतलब बहुत टाइम लेती हैं, ज़्यादा जल्दी इनका सिलेक्शन मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता। एग्ज़ाम इतने सारे फेसेस हैं, इतने इंटरव्यू, इतने डीवी है, इतना सारा कुछ होने के बाद भी ये बहुत टाइम लग जाता है वैकेंसी में। तो मान के चलो ये जुलाई में इसका अगर केस क्लियर हो गया तो जाके 15 दिन में आ जाएगा रिजल्ट। तो केस क्लियर होने तक का वेट करें। ठीक है, अब बात करते हैं एएसओ और एसएसए। इसमें से मैं एएसओ हटा दे रहा हूँ क्योंकि एएसओ का भैया दो लिस्ट में इसका काम हो गया तमाम। ठीक है, पूरी मिल चुकी हैं। जहाँ तक पूरी मिल चुके हैं, 165 लोग चाहिए थे, वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब रही बात एसएसए की, उसके लिए थर्ड लिस्ट आ सकती है। उसके लिए थर्ड लिस्ट आ सकती है, वो मेरी बात हो चुकी है। तो उसके लिए थर्ड लिस्ट आ सकती है एसएसए के लिए, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। थर्ड लिस्ट आने का, इसका थर्ड लिस्ट क्यों आएगी? ठीक है, इसकी थर्ड लिस्ट क्यों आएगी जो मैं बता देता हूँ कि एसएसए में है वैकेंसी 300 प्लस। ठीक है, 300 प्लस, और बंदे इनको मिल नहीं रहे हैं केवीएस वाले। इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि जो अदर डिपार्टमेंट वाले हैं उनके उसमें इन्होंने क्लॉज लगा दिया, वर्किंग एज ए एसएसए, वर्किंग एज ए एलडीसी। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें ने कंडीशन लगाई है जो कि बहुत मतलब ज़रूरी नहीं थी, मैंडेटरी नहीं थी कि ये सब चीज़ें लिखा हो तभी तुम बंदे को जॉब जॉब दो। एक्सपीरियंस उसका है, एक्सपीरियंस वो करता है काम, उसको काम पता है, तुम्हें लेना चाहिए। ठीक है, उसका कैडर, अगर उसका कैडर उस पर इक्विवेलेंट हो रहा है तो तुम्हें लेना चाहिए, और तुम नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप इसमें कंडीशन घुसा रहे हो कि एलडीसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना ढिमका, क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं, बहुत सारी चीज़। मेन मुद्दा उनका क्या है कि भैया केबीएस वाले नहीं मिल रहे हैं। मेन मुद्दा ये है, उनको केबीएस के ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लेने थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा लिस्ट निकाली और ज़्यादा उन्होंने किया है। फिर भी अब मैं केबीएस वालों के लिए ये नहीं कह रहा हूँ केबीएस वाले मतलब एलिजिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने भी क्वालिफाई किया, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, बट लेस एलिजिबल से ज़्यादा मोर एलिजिबल को लेना चाहिए ना। ठीक है, फैक्ट बात है, मैं यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ। लेस एलिजिबल से मोर एलिजिबल को लेना चाहिए, मोस्ट एलिजिबल को लेना चाहिए। अब मोस्ट एलिजिबल जो पहले फर्स्ट लिस्ट में आए उनको तुमने रिजेक्ट कर दिया, सेकंड जो लिस्ट आई उसमें भी तुम रिजेक्ट करते जा रहे हो। तो चाहते क्या हो? चाहते हो कि एम्प्लॉई केबीएस के एम्प्लॉई आए तो भैया तुम पहले से वही कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले तुम वही कर लेते, डायरेक्ट उसमें ही अपने आप ही उनको ही कह देते कि भैया और कोई मत भरो, सिर्फ केबीएस वाले भर लो, तो कोई और टाइम वेस्ट नहीं करता। चलो ये तो अलग बात रही। ठीक है, अब थर्ड लिस्ट निकालेंगे तब जाके उनको केबीएस के एम्प्लॉय मिलेंगे, केबीएस के एम्प्लॉय मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और गिने चुने प्रसाद के तौर पर दूसरे एम्प्लॉय को ले लेंगे। सिंपल सी बात है ये जो केबीएस के एम्प्लॉय जो देखें बुरा मत मानना। ठीक है, ये मैं औरों की जो सब अदर लोग हैं, जितने अदर डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके दिल की बात बोल रहा हूँ। सब ये चाहते हैं कि भैया सबको बराबर का हक मिले। ठीक, तो थर्ड लिस्ट निकालो, लेकिन जो एलिजिबल है उनको ज्वाइनिंग दो। ठीक, जो चाहते हैं एक्चुअल में, जो चाहते हैं लेना। ठीक, तो रिजल्ट की बात हमने कर दी कि ये मिड जुलाई तक या मिड जुलाई के नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा रिजल्ट। सबकी बात हमने कर ली। अब आते हैं प्रो टिप पे। अब सबसे पहले प्रो टिप देख लेते हैं भैया क्या होगी प्रो टिप। ठीक है, नोटिफिकेशन को हम क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं प्रो टिप पे। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ बताई थी। ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ एंड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कुछ बताई थी, डिस्कस किया था आपको कि क्या क्या आपको रोल्स रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी।
मैं एग्जांपल देता हूँ बैंक वालों का और देता हूँ आपके इसका। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बस थोड़ी देर और बने रहना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये देखने के बाद। और केबीएस यहाँ पे क्लर्क हो गया और यहाँ पर एसएसए हो गया, ठीक है, एसएसए हो गया, ये क्लर्क है यूडीसी, ठीक है, और ये यूडीसी। अब इनकी क्या होते हैं, बहुत सारी रोल्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। एंट्री एंट्री वाले काम सारे, एंट्री लेवल काम सारे इनको करने पड़ते हैं, पासबुक करनी पड़ती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, डीडी बनाना, ठीक है, चेक चेक एंट्री करना, क्लियरिंग बनाना, ठीक है, और एटीएम इशू करना, ठीक है, एटीएम का रजिस्टर बनाना, ठीक, और डीडी छापना। उसके बाद आपका अ, जो एफडीज होती हैं उनको प्रिंट करना, उनको प्रिंट करना नहीं तो उनकी एंट्री या उनको इशू करना, बहुत सारे काम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है। लोन वाले अकाउंट की कभी कभी एंट्री करना, और दूसरी चीज़ कस्टमर की डिटेल एंट्री करना, कस्टमर जिसे किप बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्क होते हैं। अब एसएसए में क्या होता है, यहाँ पर डेडलाइन है तुम्हें कि आज की आज करना है, ठीक है। यहाँ पर सम टाइम डेडलाइन आती है, हमेशा डेडलाइन नहीं होती, तुम कल भी कर सकते हो। डेडलाइन तब होगी जब उनका डेट होता है, जैसे टैक्स पे करना है तो 7 तारीख होती है, हर महीने की 7 तारीख तक आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। इनकम टैक्स के चालान बनाना, आजकल तो उनका केवीएस का अलग से पोर्टल बन गया है, वहाँ पर आपको एंटर करके देना है चालान, ठीक है। ये भी यूडीसी करेगा या यूडीसी एलडीसी से करवाएगा, मतलब अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी यूडीसी की है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों के जो केवीएस के स्टूडेंट हैं उनकी टीसी वगैरह इशू करना, ठीक है, कुछ नाम में गलती हो गई तो वो करेक्शन करना, चालान प्रिंट नहीं हो रहा है, अदर से टीचर्स आएंगे तुम्हें कि सर ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बहुत लंबी लिस्ट दिखाई थी, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको यहाँ पर टारगेट बेस नहीं है, इन सब के बावजूद आपको यहाँ पर टारगेट बेस नहीं है, बट डेडलाइन है। टारगेट नहीं है लेकिन डेडलाइन है कि आपको आज का काम आज पे ख़त्म करके जाना है। यहाँ पर आज का काम आज के ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इनकी फीस का जो 31 लास्ट डेट होती है वो एक डेडलाइन के तौर पे वर्क की जाती है। टीचर को, केवीएस के टीचर को अपने स्टूडेंट को वेरीफाई करना होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑफिस वर्क जो भी है वो यूडीसी एलडीसी या ये ही करते हैं। तो अब इसमें प्रो टिप क्या थी, प्रो टिप ये थी कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर जब एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑफिसर भाई काम असाइन कर सकता है, ठीक है, वो असाइन कर दिया, यानी कि ऑर्डर दे सकता है, असाइन कर दिया काम। डीबीएम भी असाइन कर देता है काम, ठीक है, बीएम का तो करना ही का काम ही असाइन। कभी कभी क्रेडिट ऑफिसर भी मुंह खोल देता है कि ये कर दो, ठीक है। तो कुल मिला के सारा काम आपको करना पड़ता है, ऑर्डर भी करना पड़ता है, ऑर्डर भी मानने पड़ते हैं, असाइनमेंट जो दिए गए हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर सबसे हेड क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद ये जितने भी पीजीटी टीजीटी जितने भी टीचिंग स्टाफ होते हैं वो अलग उसमें आते हैं, और ये नॉन टीचिंग स्टाफ प्रिंसिपल की कैटेगरी में आते हैं, प्रिंसिपल के लेवल में, प्रिंसिपल के बाद आते हैं। तो प्रो टिप ये थी कि अगर आप एज ए यूडीसी ज्वाइन करते हैं या ईएसयू ज्वाइन करते हैं तो आपको ये टीचर, जितने भी टीचर आएंगे वो भैया आपसे रिक्वेस्ट करेंगे काम के लिए, आपको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि सर ये काम करवा दो, सर ये चीज़ हेल्प कर दो, इसमें हेल्प कर दो, इसमें हेल्प कर दो। बट आप उनके ऑर्डर्स मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ आप ऑर्डर्स मानने हैं प्रिंसिपल की, ठीक है। प्रिंसिपल इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप उनको ऑर्डर फॉलो करेंगे, टीचर आएंगे वो उनकी हेल्प करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, बट वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन मानने हैं बस। कुल मिला के प्रिंसिपल के बाद आप जो यूडीसी है, एएसओ है, इन सब का ही बोलबाला है, इनका ही रुतबा है, ठीक है। ये पीजीटी वीजीटी जितने भी आते हैं, जितने भी टीचर होंगे, नए नए लोग होंगे, नए ज्वाइन होंगे, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ, तो उनको मानना पड़ेगा, लेकिन जैसे 1-2 साल हो जाते हैं वो अपने आप में प्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रो टिप था
अगर आपको इस तरह से एक बोलो तो शाही नौकरी है, राज करना है, तो भाई जाओ KPF ज्वाइन करो। और अगर आपको यहाँ पर बैंक में या किसी और जो जॉब है जहाँ पर आपको बॉस की डांट खाते रहना है, ऑर्डर फॉलो करते रहना है, तो यहाँ पर ज्वाइन करो। यहाँ पे सैलरी बेसिक आपकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बैंक वगैरह में। अब मैंने जब सैलरी का कंपैरिजन किया है तो सैलरी मेरे को ठीक, स्टार्टिंग सैलरी जो न्यू ज्वाइन होगा बैंक में और जो न्यू ज्वाइन होगा इसमें UDC में, तो UDC की सैलरी ज़्यादा होगी। बट अगर आप अभी 3 साल एक्सपीरियंस बिता चुके हैं तो ऑलमोस्ट लगभग इनकी सैलरी बराबर हो चुकी होगी। और जैसे मेरे 8 साल हो चुके हैं बैंक में, तो मेरी सैलरी एक UDC सैलरी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं जाऊंगा तो लॉस ऑफ पे जाऊंगा। और अगर आप न्यू ज्वाइन होंगे बैंक में, 1-2 साल ही बताएं, 3 साल ही बताएं, मान लो 4 ही साल बताएं, तो आपकी सैलरी इनसे कम होगी। तो आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है, हो सकता है। तो ये थी प्रो टिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिल जाए आपको। ठीक है, ऐसी वीडियो आने के लिए और मिलती रहने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सपोर्ट बनाए रखने। लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।